हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर दोस्तों आ चुकी हूँ। और सॉरी यार, मैं फिर से पिछली सैटरडे को नहीं ला पाई क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। और जो गेस्ट आए हुए थे वो एक हफ्ते तक रुके थे, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और मैं बनाने जाती भी तो कहाँ, मैं गर्मी में बिना फ़ैन के नहीं बना, मतलब एसी के बिना नहीं बना सकती थी, फ़ैन में बैठ के। ठीक है। और फ़ैन अगर चलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी, तो इसीलिए फिर नहीं ही बना, इतनी गर्मी थी। तो अभी मुझे टाइम मिला है और मुझे अकेले में मिला है कमरा, तो चलो हम आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आज की स्टोरी होने वाली है शांग वैंग, और मॉडर्न होगी। और जो लोग शांग वैंग के लिए इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे वो लोग प्लीज़ भर भर के कमेंट्स करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको शांग वैंग पसंद है। जैसे मुझे मोटिवेशन मिले शांग वैंग के लिए, क्योंकि शांग वैंग यार, तुम आप लोग कहते हो फिर उसके बाद इस पर व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स कुछ भी नहीं आते हैं। तो यार थोड़ा वो करना, जैसे मैं फिर से लाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है। तो चलो हम इस शायरी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और जैसा भी लगेगा बताना ज़रूर। ठीक है। तो हमें अभी दिखाया जाता है विंग को, डायरेक्ट विंग को ही दिखाया गया था, क्योंकि विंग अभी बैठा हुआ था और वो कुछ ना कुछ किए जा रहा था। और वो करते हुए अपने सर पे हाथ मार रहा था और कह रहा था, "हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कंपनी फ्रेंड्स, मेरे माइक की चार्जिंग इसी समय ख़त्म हो गई और मैंने चार्जिंग में लगाई नहीं थी, तो अब मुझे फिर से अब ऐसे नॉर्मली वॉइस रिकॉर्ड करनी होगी। अगर आवाज़ आएगी तो इग्नोर करना, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं चार्जिंग में लगाने जाऊँगी तो फिर से रह जाएगा और फिर इस सैटरडे को स्टोरी नहीं आ पाएगी। तो चलो हम फिर से स्टोरी पे आते हैं। ठीक है। तो अभी विंग कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मैम। तब मैम आती है और कहती है, बॉस आप ये क्या कर रहे हो, आपने टीवी फोड़ दी। तब विंग कहता है, हाँ तो क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं पागल हो जाऊँगा। और ये कहते हुए वो उठता है और वहाँ से अपनी जो कार की कीज थी उन्हें लेता है और एक कोट लेता है, क्योंकि बाहर अभी स्नोफॉल हो रहा है, तो इसीलिए उसे अभी सेफ्टी के साथ ही जाना होगा। तो वो अपनी जो जैकेट थी उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो मैम थी वो बस शाय करती है और वो बस वांगजी को कोस रही थी, क्योंकि वांगजी के बारे में सब लोग जानते हैं और जल्दी ही आप लोग भी जान जाओगे। और इधर जो विंग था वो बैठता है अपने कार में और खुद ही ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। ड्राइवर ने कहा भी कि बॉस मैं चलता हूँ, पर विंग ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊँगा। और ये कहते हुए विंग वहाँ से निकल चुका था। अभी हमें विंग को दिखाते हैं, विंग एक ब्रिज के ऊपर जाके अपनी कार को रोकता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है और सामने देखने लगता है। और जब विंग अपनी आंखें बंद करता है तब उसे याद आता है कि वांगजी ने उससे क्या कहा था, कल क्या कहा था वांगजी ने उससे कहा था कि वो विंग को डिवोर्स देगा, विंग के साथ वो नहीं रहना चाहता है। ये सब सुनने के बाद विंग को बहुत बुरा लगा था और विंग फिर अपनी आंखें खोलता और कहता, ठीक है वांगजी, तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो ना, तो ठीक है, वैसे भी मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा वांगजी, डिवोर्स दूंगा। और ये कह के वो अपने कोट को उठाता है, पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी हमें दिखाते हैं वांगजी को, वांगजी अपने घर में सोया हुआ था और वो बस सामने एक मोबाइल में पूरी की पूरी न्यूज़ देख रहा था। और वो सब देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था, उसके दिल में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि जो वांगजी था वो देखता है कि विंग का इंटरव्यू कैसे हुआ, विंग बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सब दिख रहा था।
क्योंकि जो रिपोर्टर्स थे वो कहीं न कहीं से सीक्रेट फ़ोटोज़ तो ले ही लेते हैं ना धीरे से। तो ऐसे ही विंग का निकला हुआ था फ़ोटो और विंग को दिखाया जाता है कि विंग कितना परेशान है, कितना टायर्ड है। उसके फ़ेस पे उसकी थकान एकदम दिख रही है। ये सब देख के वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है और तभी वांग जी के पास कॉल आता है और वांग जी जब उस कॉल को देखता है तब वो इरिटेट हो जाता है कि इनको क्या सब्र नहीं है, ये हमेशा मुझे फ़ोन करते रहते हैं। और ये कह के वो उठाता है और कहता है हेलो अंकल बताइए क्या हुआ। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी मैंने कहा ना अब विभूषण से तुम डिवोर्स ले लो, तुम्हें उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शादी वन फैमिली में कराऊंगा। तभी जो वांग जी था वो अचानक से शौक में खड़ा हो जाता है और कहता है अंकल ये आप क्या बकवास कर रहे हो, मेरी शादी अभी टूटी भी नहीं है, मेरा अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ और आप जो मेरी कहीं और शादी कराने के चक्कर में हो। तब जो कुनान थे वो कहते हैं वांग जी बिजनेस में ये सब चलता रहता है और वैसे भी अब विभूषण किसी भी काम का नहीं रह गया, इसीलिए हम तुम्हारी शादी कहीं और कराएंगे और तुम तैयार रहना, ठीक है ना। और वैसे भी वो लड़का इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था जो तुम उसके साथ शादी करके रहते, ठीक है ना। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते और इधर वांग जी तो एकदम शौक में था, उसे गुस्सा आ रही थी, उसे मन कर रहा था कि वो किसी का सर फोड़ दे या फिर खुद का फोड़ दे या फिर अपने अंकल का ही फोड़ दे या फिर कोई उसके सामने आ जाए उसका ही सर वांग जी फोड़ दे। लेकिन हाँ फोड़ तो दे ही, खून वून निकल जाए। तब जो वांग जी था वो कहता अंकल आप कभी नहीं सुधरने वाले, कभी भी नहीं। और ये कह के वो बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर कहता है मुझे मुझे ही इनसे निपटना होगा। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और फिर बाहर जाता है और अपने घर को देखता है। अभी जो भांजी है वो एक अपार्टमेंट में रहता है जहाँ पे अच्छे खासे 3 रूम हैं, एक हॉल है, बहुत अच्छा सा घर है, एकदम लग्जरियस घर है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि छोटा घर, हाँ बहुत अच्छा है ये घर। और यहाँ की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ही हाई है। और ये घर वांग जी को विंग नहीं तो खरीद के दिया था इतने वीआईपी एरिया में। तो वांग जी अपना घर देखता और देखता पूरा घर बिखरा हुआ है क्योंकि अब मेट्स जा चुकी हैं, क्योंकि विंग के पास कुछ नहीं है तो विंग के पास बस यही एक घर ही रह गया होगा, वांग जी को ऐसा लगता है। और फिर वो कहता है हाँ वांग जी चलो इसे साफ़ कर लो, वैसे भी अब तुम्हारे घर में कोई नहीं आने वाला। और ये कह के वो सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, सब कुछ साफ़ सुथरा करता है, अच्छे से सब कुछ करने के बाद जाता है और पॉरेस बनाता है। और पॉरेस अभी वांग जी बना ही रहा था तभी उसके डोर पे नॉक होता है। और वांग जी जब ये नॉक की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है इस टाइम कौन आया। और ये सोचते हुए वो वहाँ से जाता है और डोर को ओपन करता है। वहाँ पे जो विंग था वो था और विंग के ऊपर अभी आइस गिरी हुई थी, उसकी जो कोट थी, उसने जो कोट पहना हुआ था वुलन वाला वो भीगा हुआ था। तो ऐसा देख के लग रहा था कि विंग थोड़ी देर आइस में तो खड़ा रहा ही है। ये सब देख के वांग जी उसको देखता है और कहता है क्या हुआ तुम यहाँ पे मिस्टर वी। तब विंग कहता है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाने वाले मेरे ही घर में वांग जी। तब वांग जी कहता है नहीं नहीं आइए आइए। और ये कह के वो अंदर लेके जाता है विंग को। और जब विंग अंदर जाता है तब वो सोफे को देखता है और उसी पे बैठ जाता है। और वांग जी के घर में विंग बहुत कम आता है, यहाँ पे विंग बहुत कम आता है क्योंकि वांग जी और विंग बस शादी हुई है लेकिन एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या मिस्टर वी आप अब यहीं पे रहने वाले हैं। तब विंग कहता है क्यों तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, मैं यहाँ पे रहूँगा। तब विंग की बात सुन के वांग जी हंसने लगता है और कहता है अरे नहीं नहीं मुझे तकलीफ़ क्यों होगी, वैसे भी ये आपका ही घर है। तब जो वांग जी था उसके सामने विंग एक डिवोर्स एग्रीमेंट रखता है जो देख के विंग की तरफ वांग जी क्वेश्चन लुक से देखता है कि आखिर में ये क्या है। तब जो विंग था वो शाय करता है और सोफे पे थोड़ा सा ऐसे लेट जाता है, थोड़ा सा टेक ले लेता है सोफे का और कहता है वांग जी मैं जानता हूँ तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे ना, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ देखो मेरे ऊपर अभी कोई भी उधारी नहीं है। मैंने अपना विला, अपनी प्रॉपर्टीज़ और जितने भी मेरे इनकम थे सब कुछ मैंने बेच के सबके कर्ज उतार दिए हैं और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये घर है। और तुम अगर डिवोर्स के लिए ये घर लेना चाहते हो कंपनसेशन के रूप में तो तुम ले सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम ये घर रख लो। और तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना तो ठीक है तुम डिवोर्स ले लो। और ये कह के वो पेपर को आगे कर देता है। तभी जो वांग जी था वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। तब विंग कहता है हाँ
तुमने ही तो कल कहा था कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, तो ठीक है तुम ये घर रखो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है पर तुम कहाँ जाओगे अगर ये घर तुम मुझे दे दोगे। तब विंग देखता है वांगजी को और एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया है मैं कहीं पे ऐसे किसी किसी जगह पर ऐसे नौकरी कर लूँगा और मैं एक घर रेंट पे ले लूँगा। हाँ, अब मैं इतना बड़ा नहीं ले पाऊँगा लेकिन मुझे एक रूम तो रेंट पे मिल ही जाएगा मेरे बजट में। और ये कह के वो विंग को देखता है, मतलब वांगजी को देखता है, और वांगजी को ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि आज तक जिस इनका इंसान के पास इतने सारी चीज़ें थी वो इंसान अब इतना गरीब हो चुका है। और वांगजी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, बस ये वॉश पेपर उठाता है और अंदर चला जाता है अपने रूम में। और इधर जो विंग था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ा रिलैक्स होने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है ये सब डील कर करके। और अभी हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी अपने रूम में उस डिवोर्स पेपर को लेके बैठा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि विंग उसे कंपनसेशन के रूप में एक विला दे रहा है और जो उसके बैंक में जो भी पैसे बचे हैं उसका हाफ जो मनी है वो दे रहा है। और जो वांगजी के मतलब जो विंग के पास पैसे हैं वो भी बहुत कम है और उसमें में से भी वो वांगजी को हाफ दे रहा है। और जब विंग नौकरी करने लगेगा तब वो वांगजी को उसमें में से कुछ हिस्सा दे देगा। ये देख के वांगजी अपना सर पकड़ लेता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब खुद की ज़िंदगी में आग लगी हुई है, खुद गड्ढे में जा रहा है इंसान लेकिन दूसरे को सब कुछ दे के जा रहा है, आबाद करके जा रहा है। ये तो अलग ही बात हो गई। वांगजी यही सोचता है और वो अभी डिवोर्स पेपर देख ही रहा था तब तक उसके ब्रदर की कॉल आती है। और तब वांगजी देखता है कि उसके भाई की कॉल आई। ये देख के वो उठाता, कहता है हेलो ब्रदर क्या हुआ बोलिए। तब शिचान बताता है कि वांगजी अंकल ये क्या कह रहे हैं तुम विंग से डिवोर्स ले रहे हो। तब वांगजी कहता है तो क्या करूँ गग्गा। तब शिचान कहते हैं वांगजी तुम पागल हो, विंग की तुम्हारी शादी हुई थी और देखो विंग कितना अच्छा है, उसने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और तुम उसके इतने डिफ़िकल्ट टाइम में तुम उसे छोड़ना चाहते हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। किसी इंसान को जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया उसको तुम आधे रास्ते में ऐसे छोड़ कैसे सकते हो। अरे दुख में ही पता चलता है कि कौन किसका अपना है कौन पराया है। और तुम तो सुख में तो उसके हुए नहीं, कम से कम दुख में तो उसके हो जाओ। और तुम और अंकल एक ही तरह हो, एकदम सेल्फिश। वहाँ से पैसा ख़त्म हुआ, अब तुम वन फैमिली में शादी कर रहे हो वांगजी। अगर तुमने वन फैमिली में शादी की तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, वो लोग तुम्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, ये एक बात मेरी याद रखना। तब वांगजी कहता है गग्गा तो मैं क्या करूं। तब जो शिशांत है वो कहते हैं वांगजी तुम अपनी और विंग की शादी को क्यों नहीं एक चांस देते हो। अरे तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी जॉब कर सकते हो, विंग तो जॉब करेगा ही, कुछ ना कुछ वो करेगा ही, तो तुम उसके सपोर्ट बनो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि विंग तुमसे इतना दूर चला जाए, जब तुम उसके पास जाने की कोशिश करो तो वो तुम्हें अपने पास ना आने दे। विंग और तुम एक दूसरे से एकदम दूर हो जाओगे वांगजी, तुम अपनी शादी को एक चांस दो। तब वांगजी कहते हैं पर गग्गा। तब शिजान कहते हैं वांगजी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम और अंकल क्या करने वाले हो, मेरा काम था तुम्हें समझाना और मैं समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें मानना है तो मानो, ना मानना हो तो कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ खुद से बर्बाद कर सकते हो। और ये कह के शिजान अपना कॉल कट कर देते हैं। और इधर वांगजी उनकी बातें सुनने के बाद वो मोबाइल वहीं साइड टेबल पे रखता है और उठता है और अपनी अलमीरा को जब खोलता है तब वो देखता है कितने सारे लग्जरियस कपड़े। अरे वांगजी के पास तो 500 से ज़्यादा वॉचेस होंगी, पर्स, वो भी ब्रांड के, जूते, कप, कोट, शर्ट, सब कुछ ब्रांडेड। उसके पास कितने सारे बेल्ट ही है, बस ये सब वांगजी देखने लगता है। उसके पास कितने अच्छे अच्छे एक्सेसरीज हैं जो विंग के पैसों से वांगजी ने खरीदा है, क्योंकि वांगजी का बस एक ही काम था शॉपिंग करना। जब देखो तब वो शॉपिंग ही करता रहता था और अभी वो सब वो देख रहा था। और वो सब देखने के बाद उसे पता चलता है कि विंग ने ज़िंदगी भर उसके लिए बस कमाया है। इस 6 साल की शादी में वांगजी को विंग ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हाँ, वांगजी को विंग ने अपना टाइम नहीं दिया और ना ही वांगजी ने भी तो कभी अपना कदम विंग की तरफ बढ़ाया, तो इसीलिए इनके बीच में दूरियां रह गई। लेकिन कभी भी वांगजी को विंग ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वांगजी के पास कितने सारे सामान हैं, ये सब वांगजी देख रहा था और उसे ये सब देख के थोड़ा पेन फील हो रहा था कि आखिर में वो करे तो क्या करे। और वो फिर
अपनी आँखें बंद करता है और जो अलमीरा थी उसकी जो डोर था उसको एकदम तेज़ से आवाज़ करके बंद करता है और कहता है फाइनली मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। और ये कहते हुए वो अपने मोबाइल के पास जा रहा था, पर तभी वहाँ पे विंग आ चुका था और विंग नॉक करता है, कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी क्या हुआ? इतनी तेज़ आवाज़ किस चीज़ की थी? और तभी वांग जी को याद आता है, अरे उसने तो ये जो अलमीरा है उसका तो बहुत तेज़ से दरवाज़ा बंद किया था, उसी का आवाज़ हुआ होगा। ये सोच के वो कहता है कुछ नहीं हुआ विंग, मैं ठीक हूँ और बस मैंने अलमीरे की आवाज़ मतलब डोर बंद की थी। ये कह के वो फिर शांत हो जाता है और इधर विंग, अभी हमें विंग को दिखाते हैं। विंग अब आंखें बंद करके जब लेटा हुआ था तब उसकी आंखें लग चुकी थी, वो सोने वाला था, वो गहरी नींद में था, लेकिन जब भड़ाक से आवाज़ हुआ किसी चीज़ के बंद होने की या फिर टूटने की, विंग नहीं समझ पाया, लेकिन ये आवाज़ वांग जी के रूम से आई थी, जिसको सुनने के बाद विंग थोड़ा पैनिक हो गया था, इसलिए वो भागता हुआ गया था कि आखिर में हुआ क्या, आखिर में हुआ क्या है वांग जी। तब जब वो गया तब वांग जी ने कुछ नहीं कहा, तब ये सुन के विंग रिलैक्स हो गया कि हाँ वांग जी कुछ नहीं हुआ। ये सोच के वो आगे फिर से सोफे पे बैठ के वांग जी का इंतज़ार करने लगता है और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अब अपने मोबाइल को उठाता है, पहले तो वो कहीं कॉल करने वाला था लेकिन वो कॉल नहीं करता है और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके बाहर आता है और वो विंग को देखता है। तब विंग कहता है क्या हुआ वांग जी तुमने साइन कर दिया? और ये कह के वो पेपर मांगता है कि वो दे देगा वकील को, वकील सबमिट कर देगा तो उनका डिवोर्स हो जाएगा जल्द से जल्द, और वैसे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा। तब जो विंग था उसके सामने वांग जी आता है और वांग जी आके खड़ा होता और उस पेपर को विंग के सामने फाड़ के उड़ा देता और ये देख के विंग शॉक की आखिर में इसको क्या हुआ। तब विंग कहता है क्या हुआ वांग जी, तुमने तुमने फाड़ क्यों दिया पेपर को? अरे मुझे टाइम लगा था, मुझे अब फिर से बनवाना पड़ेगा, इसकी कोई कॉपी भी नहीं है। तब वांग जी कहता है विंग, तब विंग वांग जी की तरफ आंखें ऊपर करके देखता है। तब वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगा चाहे जो हो जाए। तब जो विंग था वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहते? तब वांग जी देखता है विंग को और वो एक शाय करता है और कहता है हाँ मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ और वैसे भी हम लोग हस्बैंड हैं तो हम दोनों को हर मुसीबत का सामना एक साथ मिल के करना चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूँगा। तब वांग जी कहता है, वांग जी की बातें सुन के विंग कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? बताओ तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं दे दूँगा, मैं सब कुछ दे दूँगा, ठीक है? तब वांग जी कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगा और वैसे भी ये घर हम दोनों का है तो हम दोनों अब यहीं पे एक साथ रहेंगे, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और पहली बार शादी के 6 साल में पहली बार का वांग जी ने विंग का जो हाथ था उसको पकड़ा था। ये देख के विंग थोड़ा शॉक हो गया था और वो बस देखे जा रहा था सामने कि आखिर में ये क्या ये क्या है, क्या सच में वांग जी एक मौका देना चाहता है, क्या सच में कहीं ये वांग जी की कोई चाल तो नहीं है? यही सब वो सोच रहा था और वो सामने देखे जा रहा था क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वांग जी उसका दिल तोड़ के चला गया तो कहीं वो वांग जी को एक मौका दे और वांग जी उसे फिर से और भी ज़्यादा तोड़ के चला जाए तो यही सब विंग सोच रहा था। लेकिन वांग जी उसे ले जाके बैठाता है टेबल पे और उसके सामने पॉरेस करता है और कहता है ये तुम भी खाओ और मैं भी खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तब विंग देखता है वांग जी को और कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है वांग जी? तब वांग जी कहता है ज़्यादा नहीं आता, बस थोड़ा बहुत आता है, हाँ 6 साल से मैंने कुछ नहीं बनाया है। ये कहते हुए वो स्माइल करता है और खाने लगता है और इधर विंग हिचकिचा रहा था लेकिन फिर वो भी उठाता है और खाता है जब विंग तो उसे अच्छा लगता है, नॉट बैड। हाँ स्पाइसेस नहीं है, उसे स्पाइसी चीज़ें पसंद है लेकिन ठीक है जो भी है अच्छा है, हल्का खाना है। विंग को अभी पसंद आ रहा था तो विंग उसको खाता है और खाने के बाद वो उठता है और सारे बर्तन को उठा के लेके जाने लगता है किचन में। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो मैं धुल दूंगा। तब वांग जी की तरफ विंग मुड़ता और कहता है वांग जी तुमने ही तो कहा हम दोनों हस्बैंड्स हैं तो हम दोनों को काम भी आधा आधा करना चाहिए जिससे कोई
दिक्कत ना हो। तब जो वांगजी था वो देखता और कहता ठीक है तुम कर सकते हो, और ये कह के वांगजी अपने रूम में जाता है। और रूम में जाने के बाद वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए खर्चा चलाने के लिए, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, ये सोच के वो अपने सारे कपड़ों को निकालता है और उन सब की फ़ोटोज़ लेने लगता है, अपने वॉचेस की, जूते की, हर चीज़ की। उसके पास इतने सारे गॉगल्स थे, सब कुछ की फ़ोटो ले लेके वो डालने लगता है ऑनलाइन बेचने के लिए। और ये करते हुए वो स्माइल कर रहा था कि हाँ ये अगर मैं बेच दूंगा तो हमारे कोई ना कोई बिजनेस के लिए आ जाएगा पैसा, और प्लस हमारा खर्चा भी चल जाएगा। ये सोच के वो सब कुछ डाल देता है। उन जितनी रेट का था सामान उसका 75% पे वो डालता है, क्योंकि कई सामान थे जो अभी टैग भी नहीं निकला हुआ था, बस वहाँ से खरीद के रखा हुआ था, कभी पहना ही नहीं था, तो इसीलिए वो सब ऐसे ही टैग लगे हुए थे। तो वैसे ही वांग जी सब कुछ डाल देता है और फिर वो आता है वांग विंग के पास। और अभी विंग बैठा हुआ था और लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके थे और विंग अपने लैपे में कुछ कर रहा था। तभी वांग जी कहता है तुम क्या कर रहे हो वांग विंग। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब विंग कहता है हाँ मैं भी सोच रहा हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे भी मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और ये कह के वो देखने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग क्या तुम अपने रिश्तेदारों से मदद नहीं ले सकते, अरे तुम्हारे अंकल हैं आंटी हैं वो सब लोग। तभी जो विंग था वो वांगजी को देखता है और कहता है वांगजी तुम नहीं जानते, पराए पराए मदद कर देते हैं लेकिन अपनी कभी मदद नहीं करते हैं। जिन रिश्तेदारों को हम बहुत ज़्यादा एक खास समझते हैं कि ये हमारे हर चीज़ में, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे, जब हमारी खुशियों में ये लोग साथ हैं तो हमारे बुरे वक्त में भी साथ देंगे, पर वो लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो लोग अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और जब हमारी बर्बादी होती है तो सबसे ज़्यादा सुकून उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारे करीब होते हैं और जो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, कभी हमसे सही से बात भी नहीं किए रहते हैं, वो लोग खड़े होते हैं मदद के लिए। तो इसीलिए मुझे अपने रिश्तेदारों से कोई भी उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उनका रवैया ही बता रहा है, कोई भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, सब लोग अपने अपने में बिजी हैं। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग ये तो बहुत बुरी बात है, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब विंग कहता है वांगजी ये उनकी मर्जी है, वो लोग कर सकते हैं और तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो। तभी वांगजी थोड़ा शांत होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद वांगजी कहता है विंग तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो हम दोनों को साथ में ये सब चीज़ें झेलनी होंगी, हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, समझे। और ये कह के वो विंग को घूरता है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वो स्माइल करते हुए अपना काम करने लगता है। और काम करने के बाद वो चला जाता है दूसरे बेडरूम में सोने के लिए। वांगजी का अलग बेडरूम है, विंग का अलग बेडरूम है, ठीक है। तब विंग अपने रूम में जाता है और वहाँ पर वो अभी सोने जा रहा था तब तक उसके मोबाइल पे कॉल आने लगती है। और जब वांगजी कॉल देखता है तब अब सॉरी विंग कॉल देखता है तब वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो। तब उधर से आवाज़ आती है वी भाई ये सब क्या चल रहा है, आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया। तब विंग कहता है नहीं हुसैन कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है और वैसे भी इसी में तो पता चलता है कौन कितना बड़ा धोखेबाज है या फिर गेम प्लानर है। तब नेहा सिंह कहता है हाँ ये तो है भी भाई, लेकिन मीडिया में इतनी ज़्यादा आपकी बातें हो रही हैं, मुझे बुरा लग रहा है। और आपका हस्बैंड मैंने सुना कि वो डिवोर्स देने वाला है। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मैंने सुना न्यूज़ में कि वो आपको डिवोर्स देने वाला है और वन फैमिली में शादी करने वाला है। तभी विंग इस्माइल कहता है और कहता है नेहा सिंह ऐसा कुछ नहीं है, वांगजी मेरे साथ है और आज ही उसने उस डिवोर्स पेपर को फाड़ के फेंक दिया, वो मेरे साथ ही रहने वाला है, वो मुझे डिवोर्स नहीं देने वाला है। तब नेहा सिंह कहता है वी भाई अगर आपका हस्बैंड आपको डिवोर्स नहीं देने वाला है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर वो आगे चल के कोई भी चाल चला तो याद रखिएगा मैं लैंड फैमिली को, लैंड बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा और आपके हस्बैंड को सड़क पे तो ला के रहूँगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो आपका एहसान ना माने। आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, इतने पैसे खर्च किए हैं, अरे हमेशा उसका न्यूज़ आता रहता था कि वो हर जगह पे कितने पैसे उड़ाता है, कितने सामान खरीदता है, लेकिन अगर वो इस टाइम आपके काम नहीं आया तब वो बेकार ही है। तब भी कहता है ना ऐसा मत बोलो,
जब तक मेरे साथ है वांग जी, तब तक मैं देखता हूँ कि आखिर में वो मेरे साथ करना क्या चाहता है। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसको जब तक मेरे साथ रहना है तब तक रहने दो। तब नौसन कहता ठीक है व्यू है, और आपको मदद की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता है नौसन अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे मदद की ज़रूरत लगेगी तब मैं तुमसे खुद कांटेक्ट करूँगा। तब नौसन कहता है हाँ भाई करिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप चाहे जितना तकलीफ झेलो आप जल्दी कांटेक्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको खुद बता रहा हूँ। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ नौसन, मुझे पता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और तुम मेरी मदद करना चाहते हो, और मुझे तकलीफ होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है, और फिर विंग चला जाता है सोने के लिए। और हमें इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी ने अपनी मोबाइल का स्विच ऑन ही नहीं किया था और वो सो गया था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में वांगजी उठता है और वो फटाफट ब्रेकफास्ट बनाता है, और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो विंग को नॉक नॉक करके बुलाता है उसके डोर पे। तब विंग बाहर आता और कहता है क्या हुआ वांगजी। तब वांगजी उसको खाना देता है, मतलब जो भी उसने बनाया था राइस वाइस वो सब देता है, और कहता है विंग अभी आज के लिए बस यही है तो खा लो, मैं मार्केट जाके कुछ सामान खरीद के लाऊंगा खाना बनाने का। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है ठीक है मेरे पास कुछ पैसा है तुम वो ले लो, उससे ले आना। तब जो वांगजी था वो मना कर देता और कहता है नहीं नहीं आपके पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं मैं उसी से लेके आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो उसको शांत कर दिया था, और वांगजी भी मतलब विंग भी मान गया था कि ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है विंग। अभी वांगजी उठता है और वो पूरे घर की सफाई करता है, और सफाई करने के बाद जो उसको ऑर्डर मतलब जो भी उसे ऑर्डर मिले थे, जो भी उसके सामान बिके थे उन्हें पैक करता है, और उन्हें उन सबको बटोर के अपने दरवाजे के बाहर रख देता है, क्योंकि जब वो आएगी मतलब आएगा जो डिलीवरी वाला वो लेके जाएगा। और कुछ टाइम में ही अभी वांगजी रख ही रहा था तब तक डिलीवरी वाला भी आ जाता है, और वो भी ले लेता है सारा सामान और लेके वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो वहाँ से निकलता है और जाता है ग्रॉसरी लाने के लिए, और सारा सामान खरीद के वो जब घर पे आता है तब अभी वांगजी अंदर जाके गेट बंद करने वाला था, तभी कोई अपना पैर लगा देता है, और तब वांगजी देखता है कि सामने ये कौन है। तब वांगजी के अंकल थे, और वो देखते हैं वांगजी को और कहते हैं वांगजी ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझसे कांटेक्ट में क्यों नहीं हो, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है वांगजी, तुम क्या चाहते हो, तुम विंग को डिवोर्स नहीं दिया अभी तक। तब वांगजी कहता है अंकल मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, और मैं विंग को डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। तब जो वांगजी था उसकी तरफ देखते हैं कुरैन और कहते हैं वांगजी मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम डिवोर्स ले लो, पर तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। तुम चाहते क्या हो वांगजी, क्या तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाए, तुम विंग के साथ रह के अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, वैसे भी अब उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो अब बस पूरी ज़िंदगी गरीब रहेगा, वो कभी भी अमीर होने के सपने नहीं देख सकता। तब जो वांगजी था वो कहता अंकल आप मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरा हस्बैंड है और आपके कोई भी हक नहीं मेरे हस्बैंड के बारे में बोलने का। तभी जो कुरैन थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं रियली वांगजी अब विवुशियान तुम्हारा हस्बैंड बन चुका है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी, ओ माई गॉड मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब वांगजी कहता है अंकल आप कहना क्या चाहते हैं। तब कुरैन हंसते हुए कहते हैं वांगजी मैं बस तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज तक तुम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ था ही नहीं, तुम दोनों हस्बैंड हस्बैंड भी नहीं थे, तुम दोनों तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। अरे तुम दोनों तो कितने महीनों तक 6 महीने 7 महीने तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। बस तुम दोनों का रिश्ता कैसा था कॉन्ट्रैक्ट का, जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहता था तब तुम विंग से कहते थे और विंग मुझे दिलाता था, और कौन सा रिश्ता था मुझे तो नहीं पता। तब वांगजी कहता है अंकल आप कुछ भी कहो लेकिन मैं डिवोर्स नहीं करने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। और वांगजी और विंग मेरा हस्बैंड है तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, एक बात याद रखिएगा। तब कुरैन कहता है आप वांगजी जब तुम्हें विंग कटोरा पकड़ा देगा ना और तुम्हें जाके भीख मांगनी पड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा, जाके तुम्हें ऐसे ही मांग मांग के खाना पड़ेगा। और जितनी लग्जीरियस लाइफ मैंने तुम्हें दी है ना उतनी लग्जीरियस लाइफ कोई नहीं दे सकता वांगजी, कोई भी नहीं। और ये कह के कुरैन पागलों की तरह हंसने लगते हैं और कहते हैं वन फैमिली बहुत ही अमीर है और वो तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, तो इसीलिए मेरी बात मानो उसे डिवोर्स दो और वन फैमिली में शादी कर लो, वैसे भी वो लोग बहुत अमीर हैं और अब विंग के पास कुछ भी नहीं है। तब
वांग जी भी हंसने लगता है। जैसे अंकल हंस रहे थे वैसे ही वांग जी भी हंसता है और कहता है, अंकल क्या आप मुझे बुद्धू समझे हो? मैं आपको स्टूपिड लगता हूँ? मुझे नहीं पता है क्या कि वन फैमिली में आप मेरे लिए नहीं, मेरी खुशियों के लिए नहीं शादी करा रहे हो, आप अपने फ़ायदे के लिए करा रहे हो। अगर मेरी शादी वन फैमिली में होगी तो जैसे मैंने वी फैमिली से आपको इतने सारे प्रोजेक्ट दिलाए, वैसे ही आपको वन फैमिली से भी लेना रहेगा प्रोजेक्ट्स, तो मैं काम आऊँगा ना। और आप यही चाहते हो, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा अंकल, मैं आपके हाथों की कोई कठपुतली नहीं हूँ कि मैं वो काम करूँ जो आप कहोगे। और वैसे भी आपने मेरे लिए किया ही क्या है, बताइए मुझे। आपने मुझे यूज़ करने के सिवा और कुछ नहीं किया है। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने जितना तुम्हारे लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया है। तब वांग जी हंसने लगता है, कहता हाँ वो तो पता है अंकल किसने मेरे लिए क्या किया है। और ये कह के वो अपने अंकल को अपने घर से बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालने के बाद वो डोर बंद कर लेता है, और फिर वो लंबी लंबी सांस लेता है और कहता है, मैं मैं अब आपकी कठपुतली नहीं हूँ अंकल, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है और अंकल बाहर दरवाज़ा पीटते रह जाते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग की तरफ का। विंग एक लग्जीरियस से होटल में बैठा हुआ था और उसके सामने उसका फ्रेंड नेहो सेंग बैठा हुआ था। और विंग नेहो सेंग को देखते हुए कह रहा था, नेहो सेंग मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि लैन वांगजी, दी लैन वांगजी जो कभी भी मुझे भाव नहीं देता था, वो अब मेरे हस्बैंड बन के रहने के लिए तैयार है। तब नेहो सेंग हंसने लगता है और कहता है, भाई सही इंसान की पहचान मुसीबत में ही होती है। देखिए जो आपके फैमिली फ्रेंड्स थे वो सब आपको छोड़ के चले गए क्योंकि आप इतने बड़े क्राइसिस में हो। और एक इंसान जो बस आपके पैसों से मतलब रखता था, उसे बस आपके पैसों से मतलब थी, जो आप कमाते थे वो उसे खर्च करता था। लेकिन आज वही इंसान आपके साथ है, आपको आपकी मदद कर रहा है, आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। कितनी अच्छी बात है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि लैन वांगजी कभी भी ऐसा काम करेगा। मुझे तो लगा था बस वो आपके पैसे खाएगा और कुछ नहीं, लेकिन मेरा ये भ्रम टूट गया है। चलो देखते हैं ये आगे क्या करता है। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ हो सकता हो कि मेरी जो सीक्रेट्स है वो चुराने के पीछे पड़ा हो। तब ना हंसने हंसने लगता है और कहता है, अभी भाई अब वो आपके कौन से सीक्रेट्स चुराएगा, जरा मुझे बताना तो। वैसे भी अब आप बैंकक्रप्ट हो चुके हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या चुराएगा। उससे तो डिवोर्स लेके अलग होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अलग नहीं हुआ। और बस भी मुझे पता चला है कि जो वांगजी के अंकल हैं वो उसकी शादी वन फैमिली में कराना चाहते हैं। तब जो विंग था वो कहता है, सच में मुझे तो पता ही नहीं था नेहा सिंह। और ये कहते हुए विंग भी स्माइल करता है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, हाँ ये सही है, क्योंकि मुझे पता चला है कि जो वांगजी के अंकल हैं वो बार बार वांगजी से कह रहे हैं कि आपको डिवोर्स दे दे और उसकी शादी वन फैमिली में हो जाएगी और फिर से वो रिच हो जाएगा। लेकिन वांगजी ने उन्हें मना कर दिया है, जहाँ तक मुझे पता चला है। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है, लगता है मैं वांगजी को हमेशा गलत समझता था, लेकिन वो अच्छा इंसान है। तब नवाज सिंह कहता है, हाँ भी भाई ऐसा हो सकता है, तो आप उसके साथ रहो, हो सकता हो कि सब कुछ बदल जाए और आपके लोगों के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाए। और ये कह के वो स्माइल करता है। तभी नेहा सिंह का जो मोबाइल था वो बजने लगता है। ये देखते ही नेहा सिंह कहता है, ओह बे भाई मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है। तब नेहा सिंह की बात सुन के विंग कहता, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे सामने ऐसे दिखाओ मत, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और ये कह के वो उसे भेज देता। और नेहा सिंह कहता है, वी भाई मैं पेमेंट करके जाऊँगा, वैसे भी आप क्राइसिस में हो ना, तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। और ये कहते वो हंसते हुए चला जाता। और विंग को भी हंसी आ रही थी और वो अभी कुछ टाइम तक वहीं पे रहता है। फिर उसके बाद वो खड़ा होता है और अपनी मोबाइल को देखता है एक बार, फिर उसको वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग घर पे आता है और उसके हाथ में कुछ थैले थे जिसमें उसने कुछ सामान था। तब जो वांगजी था वो जब सुनता है कि बाहर कोई आया है, ये सुनने के बाद वो उठता है और सीधा बाहर आता है। और जब देखता है कि यहाँ पर विंग आया है और उसके हाथ में कुछ थैले हैं, ये देख के वांगजी थोड़ा सा देखता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है, विंग तुम आ गए। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है, हाँ वांगजी मैं आ गया, और ये देखो मैं कुछ शॉपिंग भी करके लाया हूँ हमारे खाने के लिए। तुमने बताया था ना कि
खाना नहीं है। तब वांग जी देखता है और कहता है, विंग तुम इतनी महंगी चीज़ें कैसे ला सकते हो, ये कितनी ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, अरे हम सस्ते में भी काम चला सकते हैं, मुझे बताओ तुम कहाँ से लाए हो, चलो हम इसे वापस करके आते हैं। और ये कह के वो एकदम हक से विंग का हाथ पकड़ लिया था। और विंग ये तो शॉक कि वांग जी जो कभी उसे टच भी नहीं करता था, वो आज उसके ऐसे हाथ को पकड़ा हुआ है कि चलो मेरे साथ अपना हक दिखा रहा है। ये देख के विंग के चेहरे पे थोड़ी सी तो स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल किसी को दिखेगी नहीं क्योंकि विंग अपने मन में बहुत ज़्यादा ही हंस रहा है। तो इधर जो वांग जी था वो उसकी बातें सुनकर विंग कहता है, कोई बात नहीं वांग जी, और वैसे भी अब वो लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे, मैं ऐसे जगह से लाया हूँ तो आज अभी हम यही यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुमसे पूछे बिना कभी भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। और ये कह के वो उसे समझाता है। तब जो वांग जी था वो मान जाता है, कहता है अच्छा ठीक है, क्योंकि वांग जी को भी पता है कि विंग को अभी इन सब चीज़ों में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। वैसे भी विंग कितना अमीर था, उसके पैसे बस भांजी उड़ाता था, लेकिन अब इन लोगों को एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा, हर एक चीज़ को अपने निगरानी में रख के देख के काम करना होगा, ये भांजी सोचता है। और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं कुछ बनाता हूँ, वैसे भी मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है। और ये कह के वो किचन में चला जाता है और विंग एक बार किचन की तरफ देखता है और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। और इधर वांगजी अपने मन में सोच रहा था, क्या क्या मुझे विंग के साथ अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देनी चाहिए या फिर मुझे अंकल की बात माननी चाहिए। ओह गॉड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विंग को ऐसे बीच 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 रास्ते में छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि विंग ने मेरे लिए कितना सब कुछ किया है। और मैं अगर छोड़ के चला जाऊँगा तो मैं एक धोखेबाज कहलाऊँगा, तो मुझे धोखेबाज नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं, मैं धोखेबाज नहीं बन सकता। और ऐसे सोचते हुए वांग जी अपना खाना बना रहा था, तभी जो जो सूप था वो बॉईल होकर गिरने वाला था, पर तभी वांग जी के बगल से विंग आता है और वो जल्दी से गैस को बंद करता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे थे, अभी ये गिर जाता कि नहीं। तब जो वांग जी था वो देखता है और देखता है कि जो सूप था वो गिरने वाला था, तभी वो कहता है ओह सॉरी सॉरी विंग, मैंने ध्यान नहीं दिया। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, पर तुम्हारा हाथ चल जाता, तुमने पकड़ा हुआ था कड़छी को। और ये कह के वो उसके हाथ को पकड़ता है और वांग जी का हाथ थोड़ा थोड़ा रेड हो चुका था क्योंकि वहाँ पे भाप लगा हुआ था ना। तब विंग देखता है और कहता है देखो तुम्हारा हाथ इस पे ये रेड हो गया है। और ये कह के वो विंग के हाथों को पानी में, मतलब वांग जी के हाथों को पानी के सामने कर देता है और वहाँ पर उसे उसके हाथों पे पानी गिरता है और फिर वांग जी को थोड़ा आराम महसूस होता है, क्योंकि जब वो होश में आया तब उसके हाथ थोड़े से जलन कर रहे थे इस वजह से। तब जो विंग था वो कहता है चलो अच्छा हुआ तुम जले नहीं, और कुछ बनाना है। तब वांग जी कहता है नहीं नहीं राइस बन चुका है और ये कुछ कुछ चीज़ें मैंने साइड डिश बनाई है और ये सूप है। तब विंग कहता चलो ठीक है इतना काफ़ी है हम खा लेते हैं। और ये कह के विंग अब वांग जी की हेल्प करने लगा था लगाने में, और ये देख के वांग जी को अच्छा लग रहा था कि अब विंग और वांग जी एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, एक कपल की तरह, जैसे हर कपल एक दूसरे की मदद करता है और हर चीज़ हर एक चीज़ बाँटता है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे ही था। तब वांग जी को ये अच्छा लग रहा था और वांग जी हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, क्योंकि उसके अंकल ने उसे लग्ज़रियस लाइफ दी थी, हाँ दी थी, लेकिन उसका एक दूसरा भी चेहरा था। लग्ज़रियस लाइफ के पीछे एक दूसरा भी सच्चाई छुपी हुई थी, जिसमें वांग जी को हर वक्त परफेक्ट रहना पड़ता था, वांग जी को अपनी फिगर मेंटेन करना पड़ता था, वांग जी को हर एक चीज़ पे टोका जाता था, वांग जी कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं कर सकता था। बस वांग जी को बचपन से ही बिजनेस के लिए ही तैयार किया गया था, और जब से पता चला था कि वांग जी गे है तब से तो अंकल और भी स्ट्रिक्ट हो गए थे। पहले उन्होंने सोचा था कि वांग जी की किसी लड़की से शादी कराएंगे, लेकिन वांग जी की गे वाली आइडेंटिटी वायरल हो गई, मतलब सबके सामने आ गई। और वैसे भी गे मैरिज नॉर्मल हो चुकी थी, इसलिए अंकल ने एक बहुत अच्छा दाव खेला। वैसे भी लड़की ज़्यादा फ़ायदा कराती है, कोई अगर शादी करके जाता है दूसरे के घर में तो वो ज़्यादा फ़ायदा कराता है, जो हमारे घर में आते हैं वो इतना फ़ायदा नहीं कराते, हाँ वो कुछ चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस डील दिलवाते हैं, और वो भी हमेशा दिलवाते रहते हैं, क्योंकि
उनके हस्बैंड उनके कब्जे में हो जाते हैं, उनके कहने के हिसाब से चलते हैं। तो इसीलिए अंकल का ये सोचता, और अंकल को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वांग जी चाहे लड़की को पसंद करे चाहे लड़की को, अगर लड़की को पसंद करता तो कुछ टाइम के लिए बस उनको डील मिल पाता, लेकिन लड़की को पसंद करता है वांग जी, तो उनके लिए अब लाइफ टाइम वांग जी डील्स लाता रहेगा। तो ऐसा ही था। और इधर इस चीज़ पे अंकल बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वांग जी उनकी हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो अभी भाभीन को नहीं छोड़ना चाहता था। और वैसे भी वीन के लिए कुछ ना कुछ उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर था। आखिर में उनकी शादी इतनी पुरानी थी, तो भले नहीं वो दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन वीन ने कभी भी उसके ऊपर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपा। वो भी वांग जी अगर डरते हुए जाके कह देता था कि मेरे अंकल को ये प्रोजेक्ट दिला दीजिए, और वीन बिना एक सवाल पूछे दे देता था। और आज सबसे बड़ा कारण क्राइसिस में जाने का उसके अंकल भी हो सकते हैं। वांग जी यही सोचता है, और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। और खाना खाने के बाद जो वीन था वो कहता है, वांग जी मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों चलते हैं शॉपिंग पर, तो कुछ नॉर्मल कपड़े लाते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने सारे कपड़े बेच दिए हैं, तो मुझे लाना पड़ेगा ना। तब वीन कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने कपड़े बेच दिए। तब जो वांग जी था वो अपना सर नीचे कर लेता है और अपने बालों को थोड़ा सा रफ करता है, क्योंकि वो नर्वस हो चुका था। और कहता है, हाँ एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर वो कपड़े मैं बेच दूंगा तो हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, इस वजह से। तो विंग कहता है, क्या तुमने क्या क्या बेचा वांग जी। तब वांग जी एकदम शांत हो जाता और फिर बताता है कि उसने शूज़, वॉच, जो एक्सेसरीज दिलवाई थी विंग ने, वो अपने ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड पर्स, जो भी सब कुछ था सब कुछ बेच दिया। ये सुनने के बाद विंग को थोड़ा बुरा लगता है, और फिर विंग कहता है, वांग जी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक दिन फिर से ये सब खरीद दूंगा। तब जो वांग जी था वो ये सुनने के बाद स्माइल करता है और कहता है, हाँ विंग मुझे पता है कि तुम मेरे लिए फिर से ये सारी चीज़ें कर दोगे, तो मुझे अभी इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। और वैसे भी जब तुम अमीर हो जाओगी तो ये सब आने में टाइम थोड़ी ना लगेगा, इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। और ये सुन के वांग जी स्माइल करता है और कहता है अपने मन में कि मुझे विंग को ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं उसके ऊपर तरस खा के ये सब बेच रहा हूँ, मुझे बस विंग का साथ देना है, उसके पीछे पीछे रहना है। जैसे वो बस वो बस ये सोचे कि उसके साथ कोई सपोर्ट है, ये ना सोचे कि अगर वो क्राइसिस में चला गया तो उसके पास कोई भी नहीं है, कम से कम उसके पास एक फैमिली मेम्बर के नाम पे मैं ही तो हूँ, मुझे इतना तो पता ही है। और ये कह के वो विंग को देखता है और स्माइल करता है, और विंग एकदम डम फाउंड हो गए वांग जी को देख रहा था। वांग जी की बातें सुन के उसे सच में उसके दिल में ये सारी बातें छू जा रही थी, और वांग जी की बातें सुन के विंग को अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग जैसा है वो अनाथ है, उसके मॉम डैड है नहीं, तो इसीलिए इसीलिए उसे हमेशा से अकेला फील होता था। हाँ उसके मॉम डैड इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के तो गए थे, लेकिन उसके पास कोई था नहीं। लेकिन अब उसके पास फैमिली के नाम पे वांग जी है, और अभी विंग को वार्मथ फील हो रही है एक फैमिली की। और वांग जी भी अपने मन में यही सोचा था, उसके अंकल ब्रदर थे उसकी फैमिली में, पर उसकी कभी भी कदर नहीं की है, लेकिन विंग है जो उसकी हर एक बात को समझ जाता है बिना बोले। तो विंग उसका रियल फैमिली मेंबर है, जो विंग वांग जी को समझता है, ये वांग जी सोचता है। और फिर वो सारे प्लेट्स को उठाने लगता है और उन्हें ले जाके रखने लगता है। तभी जो वांग जी था वो देखता है और कहता है कि तब विंग कहता है, क्या हुआ। तब जो वांग जी था वो कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ विंग। तब विंग देखता है और कहता है, हाँ बोलो। तब वांग जी आता है, उस प्लेट को वहीं टेबल पे ही रख देता है, और फिर वह विंग के पास आता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे सोफे पे बैठाता, और सोफे पे बैठा के खुद नीचे बैठ जाता है। ये देख के विंग थोड़ा शॉक हुआ कि आखिर में ये क्या करने वाला है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस सुनना चाहता था कि आखिर में वांग जी क्या करना चाहता है वो क्या बोलना चाहता है। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे बताओ। तब वांग जी देखता है और शाय करता है और कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि हमारी शादी की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं अब से तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शादी को एक मौका दो विंग, एक मौका हम दोनों को आगे बढ़ने का इस रिलेशनशिप में। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे
कोई कुछ भी कर ले। और ये कह के वो विंग को एक टक देखे जा रहा था और वांग जी की आंखों में आंसू थे और विंग तो समझ नहीं पाया कि वांग जी अचानक से ये क्या करने लगा। लेकिन हाँ, उसे वांग जी की एक एक बात अपने दिल पे लग रही थी। उसे ये ये सोच के अच्छा लग रहा था कि वांग जी उनकी उनकी मैरिज को आगे बढ़ाना चाहता है, उनकी मैरिज को एक और चांस देना चाहता है। हाँ, ये वांग जी ने कहा था उससे, लेकिन विंग को विश्वास नहीं होता। लेकिन अभी जो वांग जी की आंखों में सच्चाई है वो देख के विंग बस देखता रह गया, क्योंकि उसके भी मन में ये सब था कि हाँ, वांग जी उसका हो जाए, वांग जी उसके साथ रहने लगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन अब फाइनली ऐसा हो रहा है, ये सोच के उसको अच्छा लगता है और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है, वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा वांग जी। मैं भी इस शादी को एक चांस दूंगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ। और ये कह के वो वांग जी को एकदम टाइटली गले लगा लेता है और पहली बार वांग जी विंग की इतनी करीब आया था और वो दोनों एकदम करीब आ चुके थे। और जो वांग जी को विंग की जो सेंट थी, जो रोज और लोटस की थी, दोनों मिक्स थी कुछ, तो वांग जी को ये फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती थी। और विंग को भी पहली बार वांग जी की फ्रेगनेंस आ रही थी, उसकी पुरानी फ्रेगरेंस जो सैंडलवुड की थी, जो उसे अच्छी लग रही थी। हाँ, जब यहाँ पे अकेले वांग जी रहता है तब विंग आता है तो उसे हल्की हल्की फ्रेगनेंस आ जाती है सैंडलवुड की, क्योंकि वांग जी कुछ ज़्यादा ही यूज़ करता है, विंग को ऐसा लगता है। पर आज आज ये जो सैंडलवुड की स्मेल है ये कुछ अलग ही लग रही है। हो सकता हो वांग जी की बॉडी की सेंट के साथ मिक्स होके और भी स्वीट हो चुका हो। यही सोच के विंग जल्दी से उसको एकदम टाइटली गले लगा लेता है और उसके नेक में अपने नोज को रब करने लगता है। और इधर जो भांगजी भी था वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश था, वो भी स्माइल कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और दोनों पता नहीं कितने टाइम तक ऐसे बैठे रह गए। और जब बालकनी से सूरज की रोशनी उन दोनों पर पड़ने लगी तब उन दोनों को ध्यान आया कि अरे वो दोनों क्या कर रहे थे। और जब वो दोनों हटे एक दूसरे के पास से तब देखे कि अभी शाम हो चुकी है। हाँ, वो लोग दोपहर का खाना खाए और फिर एक दूसरे को गले लगा के बैठे रहे। पता नहीं कितना टाइम निकल गया खाना खा के बातें करने में, फिर ऐसे एक दूसरे को पकड़ झगड़े रहने में एक दूसरे में, तो उन दोनों को कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, इतना टाइम तो हो चुका था। ये देख के वांग जी और विंग दोनों स्माइल करते हैं और फिर वांग जी कहता है, विंग चलो हम शॉपिंग पे कर चलते हैं, तुमने कहा था ना। तब जब वांग जी था उसको देखता है विंग और कहता है, ऑफ कोर्स वांग जी चलो चलते हैं। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो दोनों घर में लॉक लगाते हैं, जैकेट पहनते हैं और वहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के जा रहे थे। वहाँ से जाते हुए जो और भी लोग थे वहाँ के, वो लोग देख रहे थे, जो बूढ़े लोग थे जो शाम को पार्क में जाते हैं अब एक्सरसाइज करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ये सब लोग देख रहे थे विंग और वांग जी को। और इन लोगों को अभी विश्वास नहीं होता कि ये दोनों एक साथ हैं, क्योंकि देखो जब कॉलोनी में कोई रहता है तो ज़रूर जहाँ जो लोग वहाँ पे रहते हैं वहाँ उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। और वांगची और विंग के भी बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि अभी विंग की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही थी क्राइसिस की वजह से। वांगची की फ़ोटो वायरल हो रही थी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो होगी ही, तब इसीलिए सब लोग जानते थे इन दोनों को। और इन दोनों को ऐसे खुश देख के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो लोग स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि ये दोनों अपनी मैरिज लाइफ में खुश लग रहे हैं। हाँ, हाँ, हो सकता हो कि इनकी लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना करते, एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट ना करते, तो तो ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे दिए होते। लेकिन अभी इन दोनों की डिवोर्स नहीं हुई है, तो ये चीज़ अच्छी है, यही सोचते हैं। और ये सोच के वो लोग स्माइल कर रहे थे और छोटे बच्चे भी वांग जी को देखते हैं, क्योंकि वांग जी अच्छा लग रहा था और विंग टीवी में देखे थे, इसलिए उन दोनों को देख के वो लोग कह रहे थे कि हमने इन्हें टीवी में देखा है, हमने इन्हें टीवी में देखा है। लेकिन कुछ टाइम में वांग और विंग उस गेट से बाहर निकल जाते हैं जो कॉलोनी की गेट थी वहाँ से, और सोसाइटी की मतलब। तब वहाँ से निकलने के बाद विंग और वांग जी जाते हैं
एक मॉल में, हाँ ये ज़्यादा बड़ा, जैसे पहले विंग और वांगजी एकदम लग्जेरियस मॉल में जाते थे जहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें मिलती थी, वहाँ नहीं जाते हैं। एक नॉर्मल सी मॉल थी, वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद विंग और वांगजी कपड़े देखने लगते हैं। ये देखते हुए वांगजी कहता है विंग, हम इसी में से कुछ ले लेते हैं, अच्छा मिल जाएगा छाँटने पर। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो, और मेरे लिए भी तुम ही पसंद कर लेना, वैसे भी मुझे कपड़े पसंद नहीं आते हैं। तब जो विंग था उसकी तरफ वांगजी देखता है और कहता है विंग, तुम्हारे कपड़े इतने अच्छे होते हैं, इतने ब्रांडेड होते हैं, और तुम कह रहे हो तुम्हें कपड़े चूज करने नहीं आते। तब विंग स्माइल करने लगता है और कहता है ओह वांगजी, एक्चुअली ये सब ना मेरी सेक्रेटरी करती है, ना कि मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं अपने कपड़े सेलेक्ट कर पाऊँ। तब वांगजी को ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है कि विंग पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करता है कि वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकता। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, अब तुम अपने पसंद के कपड़े खरीदो ना। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी देखो, मैं कॉलेज तक तो खरीदता था, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, पर तुम मेरी वाइफ ही हो तो तुम ही खरीद दो। तब वांगजी थोड़ा शर्मा जाता, लेकिन तभी उसे याद आता है अरे इसने मुझे वाइफ ही कहा। तब वो पीछे मुड़ता और वांगजी को विंग को धक्का देता है और कहता है तुम मुझे वाइफ ही कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे। और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है। तभी विंग हंसते हुए पीछे पीछे आता और कहता है अच्छा ठीक है हस्बैंड, मैं अब से तुम्हें हस्बैंड ही कहूँगा, ठीक है, अब बुरा मत मानो। और ये कह के वो स्माइल करता है और इधर वांगजी भी स्माइल करता है, और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और विंग के लिए भी वांगजी पसंद करता है कपड़े, और अपने लिए भी, और वो दोनों अपने कपड़े लेके वहाँ से बाहर निकलते हैं। और इन लोगों की फ़ोटो जो पेपराज़ी थे वो खींच रहे थे। और ये चीज़ हो सकता हो पता भी हो सकता हो ना भी पता हो, तो चलो हम आगे देखते हैं। तब जो विंग और वांगजी थे वहाँ से अब पैदल ही अपने घर पे आ जाते हैं। कुछ ग्रोसरी का भी सामान ले लिए थे, अपने कपड़े भी खरीद लिए थे, जो भी उन्हें चाहिए था ज़रूरत का, बजट में ही सब कुछ लेके आते हैं घर। तब जो वांगजी था वो कहता मैं तो थक गया। तभी विंग सोफे पे एकदम भड़ाक से गिरता और कहता मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, इतना चलना पड़ा मुझे, मैं क्या करूँ, मैं थक गया, मेरे पैर। तब वांगजी कहता है विंग, तुम नाटक मत करो, तुम जिम में इतना एक्सरसाइज करते थे और तुम थक गए, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब विंग कहता है अरे वो बात पुरानी है, अब मैं कहाँ जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, अब तो मुझे ऐसे ही एक्सरसाइज हो जाती है। और ये कह के वो देखता है। तब जो वांगजी था उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन तभी विंग को लगता है कि हाँ वांगजी को बुरा लगा, उसे लगा कि मैं टोन मारूं। तब वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो हम सामान देखते हैं हमने क्या क्या लाया है। तब वांगजी कहता है नहीं पहले मैं जाके तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के वो बैठ जाता है चुपचाप, और इधर वांगजी जाता है और विंग के लिए अपने लिए पानी लेता है, और वहाँ से पानी लेके वो आता है और विंग को देता है और अपने लेता है, और विंग को पीते हैं। और फिर ऐसे ही रात में वो सारे सामानों को खोल खोल के देखते हैं क्या है कैसे है, सब कुछ देखते हैं। और देखने के बाद कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, और जो चीज़ें जहाँ पे रखनी थी वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, दोनों खाते हैं, और अभी सोने की बात है। लेकिन सोने के लिए दोनों एक रूम में नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस थे ना वो दोनों कि इतना आगे बढ़ चुके हैं, यही बहुत है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सोचते हुए वो दोनों बस एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हाँ दोनों के मन में तो कुछ कुछ लड्डू फूट रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता है, तो ये बात ऐसे ही रह जाती है, दोनों के दोनों शाय पड़ जाते हैं। तब हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग तैयार होके जा रहा था, और जो वांगजी था वो उसे नाश्ता दे रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग टाइम से आ जाना। तब विंग कहता है ठीक है, और वांगजी कहता है आज मैं थोड़ा मार्केट जाऊँगा, मुझे कुछ सामान चाहिए, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है तुम चले जाना, लेकिन ठीक है टाइम पे आ जाना। तब वांगजी कहता है ओके, और ये कह के वो दरवाजे को बंद कर लेता है, और इधर जो विंग था वो चला जाता है। फिर वांगजी कुछ टाइम तक काम करता है, मतलब जो उसके पार्सल्स थे उन्हें देखता है कि क्या क्या फिर से बिका है। ये देख के वो उन पार्सल्स को पैक करता है, और इस बार ज़्यादा नहीं बिके थे, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7। तब उन्हें पैक करता है। पैक करने के बाद वो देखता है टाइम अभी 10:30 हो रहा था। ये देख के वो कहता है अभी तो इतना टाइम हो गया, चलो मैं अभी चला जाता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से निकलता है, और वो जैसे ही अपने घर से निकलता है अपना जो अपार्टमेंट था उसे लॉक करता है और बिल्डिंग में नीचे आता है, वैसे ही उसके सामने वहाँ पे वन चाओ खड़ा था। वन चाओ को देख के वांगजी थोड़ा शॉक कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है, पर तभी वन चाओ वांगजी के सामने आता है और कहता है वांगजी तुम चाहते क्या हो आखिर में, देखो तुम्हारे अंकल तुम्हारी शादी मुझसे कराना चाहते हैं, मैं इतना स्मार्ट इतना केपेबल हूँ, और
तुम जो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांग जी। तब वांग जी उसे देखता और कहता, बन जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, और मैंने पहले ही अपने अंकल को कह दिया है कि मुझे तुम जैसे इंसान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे दूर ही रहो। पर जो वन चाओ था वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। अब वीवू शियान के पास कुछ भी नहीं है, वो एक गरीब भिखारी इंसान बन चुका है, और तुम मुझे छोड़ के उसके पास जाना चाहते हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तब जो वांजी था वो कहता है, देखो वंचाओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अमीर हो कितने अमीर नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, समझ गए? और मैंने अपना डिसीजन पहले ही अपने अंकल को बता दिया है, तो प्लीज़ उस डिसीजन में तुम आने की कोशिश मत करो। मेरा जो भी बात है वो क्लियर है, और तुम जाके मेरे अंकल से पूछ सकते हो। मैंने कुछ भी तुम्हें आशा पहले नहीं दी थी। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर जो वंचाओ था वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, वांग जी तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, चाहे जो हो जाए तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने टाइम से पसंद करता हूँ। तुम्हारी लाइफ में जब विंग नहीं आया था उससे पहले से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है तुम्हारे अंकल ने मुझसे तुम्हारी शादी कराने के बजाय उस वीवो शियान से करा दी। लेकिन अब मेरे पास चांस है, क्योंकि तुम तुम अब एक गरीब इंसान के साथ नहीं रह सकते। तभी जो वांजी था वो इस्तेमाल करता है और कहता है, देखो बचाओ, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है कि आके हमें एडवाइस दे। सो प्लीज़ तुम मुझसे दूर ही रहो, समझ गए ना? और ये कह के वो वंचाओ को घूरता है। तब वंचाओ की आंखें थोड़ी नीचे हो जाती हैं, उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है कि ये वांगजी ऐसे कैसे कह रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, सच में वांगजी तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? तब वांगजी कहता है, हेलो, मैं तुमसे पंगा नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हें साफ साफ एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, समझ गए ना वेंचाओ? और ऐसे कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर वेंचाओ उसे जाने नहीं देता। तभी जो बूढ़े कपल वांगजी और विंग को उस दिन पार्क में से देखे थे, वो लोग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, ये क्या चल रहा है? क्योंकि जो ये बूढ़े लोग हैं ये लोग रिटायर्ड लोग हैं, तो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे वो लोग घूमते हैं, मतलब ऐसे जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो अभी ये लोग मॉर्निंग वॉक करके और कुछ बाहरी नाश्ता ऐसे ही करके वो आ रहे थे अपने अपने घर पे। तभी वो देखते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो इस बच्चे के साथ? तुम्हें पता है इसकी शादी हो चुकी है? तब बंचाओ कहता, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसे पसंद करता हूँ। लेकिन वो बूढ़े लोग बंचाओ को डांटते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं धमका के कि अगर तुम नहीं गए तो हम पुलिस को बुलाएंगे। और उन्हें भगाने के बाद बंचाओ को वो लोग कहते हैं, बेटा तुम ठीक तो ना? तब वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की। तब वो लोग कहते हैं, अरे बेटा इसमें शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, हम लोग बस तुम्हारी हेल्प कर रहे थे। और वैसे तुम जैसे कपल हमेशा होना चाहिए। तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा क्राइसिस में है, इतना उसके ऊपर उधारी लोन सब कुछ है, लेकिन तुम उसका साथ दे रहे हो। तब जो वांगजी था उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि देखिए मेरे हस्बैंड भले ही क्राइसिस में है, लेकिन उन्होंने जितने भी लोन थे जितने भी उधार थे अपने सारे एसेट्स को बेच के उन्होंने सब कुछ चुकता कर दिया है। अब हमारे ऊपर कोई भी लोन या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। और तब वो जो बुजुर्ग थे वो भी लोग समझ जाते हैं कि वांगजी थोड़ा सा ऑफेंड हो गया है, ये सोच के वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा हम समझ गए, हम अपनी जो वर्ड्स है उन्हें वापस लेते हैं और हमें माफ़ कर दो। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और जो विन था वो ये सब वीडियो में देख रहा था, वो एक ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वहाँ पे ये सब वीडियो में विन और जो नासिंग थे वो दोनों देख रहे थे। तभी जो वांगजी था उसको ऐसे करते हुए देख के विन तो खुश होता और नासिंग कहता वाह भाई वाह, नासिंग तो ताली बजाने लगता है, कहता है वाह भाई वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारा पार्टनर इतना ज़्यादा तुम्हें लेके प्रोटेक्टेड हो सकता है। जो इंसान बस पैसों पे था वो आज इतना ज़्यादा ज्ञान की बातें बोल रहा है। OMG। तब जो विन था वो कहता है, नासिंग तुम मेरी लाइफ को नज़र लगाना बंद करो, समझे? और वैसे भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरे हस्बैंड के साथ क्राइसिस में जाने के बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। तब नासिंग था और कहता, हाँ
बीइंग बीइंग पहली बार कोई क्राइसिस में जाने के बाद इतना खुश है, वाह! कोई और होता तो हार्ट अटैक से अभी तक ऊपर चला गया होता, लेकिन तुम खुश हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तब बीइंग कहता है, चाहे बिलीव करो चाहे ना करो, पर ये बात सच है नहसांग। और ऐसे कह के विंग थोड़ा मुंह बनाता है, और ये देख के वांग जो नहसांग था वो भी हंसने लगता है। फिर यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, वांग जी जाता है और कुछ मिल्क के जो बॉटल्स थे उन्हें लेता है, और भी 2-3 चीज़ें खरीदता है, और अपने लिए कुछ चीज़ें लेता है, कुछ उसकी पर्सनल थिंग्स थी उन्हें खरीदता है। और फिर वो घर पे आता है, और घर पे आके वो बैग रखता है और खाना चढ़ा देता है बनने के लिए। आज वो बस फ्राइड राइस ही बना रहा था, क्योंकि उसे आज बनाने का कुछ भी मन नहीं था। तब वो जाके थोड़ा सा आराम करने लगता है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ विंग दोपहर में पहुँच चुका था घर पे खाना खाने के लिए, और वो नॉक करता है। तब वांग जी बाहर आता है और वो खुलता है और कहता है, विंग तुम आ गए? तब विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं आ गया। और ये कह के वो बैठता है और कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा ही टायर्ड लग रहे हो। तब वांग जी कहता है, नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कह के वो उसे खाना सर्व करता है, और फिर दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं। लेकिन उसे खाना खाते समय एक कलेश हो जाता है। वहाँ पर फिर से डोर नॉक हुआ था, और तब वांग जी और विंग खड़े होते हैं और वो डोर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही डोर ओपन होता है, वैसे ही वहाँ पर कुरैन और वेंचाओ खड़े थे, जो देख के वांग जी का तो एकदम मूड खराब हो जाता है। और वो उन दोनों को देखता था, और इधर विंग विंग उन दोनों को देखता है, और वो वेंचाओ को देखता है जिसका मुंह फूला हुआ था गुस्से में, मतलब देख के ही इरिटेशन हो रहा था। वेंचाओ को देख के उन दोनों का मूड खराब हो गया था। तभी जो अंकल थे वो कहते हैं, वांग जी क्या तुम अपनी मैनर्स भूल चुके हो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? तब वांग जी शाय करता है और कहता है, आइए, वैसे भी मैं कर ही कह सकता हूँ, आखिर आप मेरे रिलेटिव ही हो ना। और ये कह के वो उन्हें अंदर बुलाता है, और कुरैन एकदम अपनी दाढ़ी को ताव देते हुए अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं सोफे पे बिना कहे। और ये देख के विंग कहता है, हाँ इनके अंदर रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमने बैठने के लिए कहा नहीं और आके अपना घर समझ के बैठ गए। और ये कह के वो थोड़ा सा बस ऐसे वियर्ड लुक देता है, लेकिन फिर वो कुछ कहता नहीं। आखिर में है वांग जी के अंकल, वो बोलेगा तो विवाद हो जाएगा, तो इसलिए वो कुछ कहता नहीं है। तो यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाए। अब वेंचाओ कुरैन एक तरफ बैठे थे, और विंग और वांग जी एक तरफ बैठे थे, आमने सामने एकदम 2 और 2 की हो रही थी, जैसे एक दूसरे को देखना कि किसकी पलक पहले झपकती है। लेकिन अफसोस की बात, वांग जी और विंग के पलक नहीं झपकते हैं। कुरैन फिर थोड़ा अपने आप को सीधा करता है और कहते हैं, देखो लैन वांग जी और वीवूशियान, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ हम समझ रहे हैं तुम हमारे पास आओ, बोलो अब क्या काम है। मतलब वांग जी विंग अपने मन में कहता है, वांग जी को मुंह पे नहीं कहता है। तब जो कहते हैं वो कहते हैं, वीवूशियान मैं चाहता हूँ तुम मेरे नेफ्यू लैन वांग जी को डिवोर्स दे दो, समझे? तभी जो विंग था वो थोड़ा हैरान होने की नाटक करता, क्योंकि उसे पता ही था कुरैन क्या ही करने वाला है। तब जो कुरैन था वो कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नेफ्यू को डिवोर्स दे दो, क्योंकि मेरा नेफ्यू तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रहने वाला है, मुझे पता। और वैसे भी तुम अब एक गरीब इंसान बन चुके हो, तो मेरा नेफ्यू तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है, कैसे? तो इसलिए तुम उसे डिवोर्स दे दो, मेरा नेफ्यू कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अब। तभी जो विंग था वो बहुत ही काम वॉइस में बोलता है, मिस्टर लैन क्या आप भूल चुके हैं कि मेरा और वांग जी का मैरिज हो चुका है? तब जो कुरैन थे वो कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का मैरिज हुआ, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे दो, क्योंकि मैं अब लैन वांग जी की शादी वन चाओ से कराना चाहता हूँ, और वन चाओ उसके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है। वन चाओ से अच्छा पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता है, समझे? तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है, सच में आपको लगता है वन चाओ से अच्छा पार्टनर विंग के लिए कोई नहीं है? तब जो कुरैन थे वो कहते हैं, हाँ ये बात तो सच है, वो एक अमीर इंसान है, उसके पास पैसे हैं, पर तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। तभी वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है, ठीक है मिस्टर लाना, अगर आप कहेंगे तो मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के लैन कुनैन तो खुश हो गए थे, उन्हें तो लगा था कि उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो विंग तुरंत मान गया, ये तो उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। तभी जो विंग था वो कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब लैन कुनैन उसे देखते हैं और कहते हैं, ठीक है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, बताओ मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पर तभी जो
वांग विंग था वो शाय करता है और कहता है देखिए मिस्टर वांग, मैं मुझे पैसे नहीं चाहिए। और इधर वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा था कि क्या जो मैंने कहा था कि हम चांस देते हैं, और विंग ने मुझसे कहा था ये सब झूठ था। उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे थे। लेकिन तभी जो विंग कहता है उसके बाद सब शौक हो जाते हैं। विंग कहता है देखिए मिस्टर लैन, अगर आप चाहते हैं कि मैं वांग जी को डिवोर्स दे दूं तो ठीक है, लेकिन अगर वांग जी मुझे डिवोर्स देना चाहे तो, अगर वांग जी मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहता तो मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। ये सब वांग जी के ऊपर निर्भर करता है। तब जो कुनान थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं विंग, तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरा नेफ्यू मेरा साथ देगा और वो तुमसे डिवोर्स ले लेगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना। और ये कह के वो स्माइल करता है और यहाँ पे वो वांग जी को देखने लगता है। तभी वांग जी अपने अंकल को देखता है और कहता है अंकल, आपको सच में लगता है मैं विंग को डिवोर्स दूंगा? और ये कह के वो हैरानी में अपने अंकल को देख रहा था। तभी जो कुरैन थे वो कहते वांग जी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैंने तुम्हें इतने सालों पाला है, समझे? तब विंग कहता है, तब वांग जी कहता है अंकल, आपने मुझे जितने साल पाला है उतने सालों की कमी मैंने पूरी कर दी है। मैं जितना आपने मुझे पाला था उससे कितना ज़्यादा डील्स मैंने विंग से कह के आपको दिला दिया था। तो अब प्लीज़ आप मुझसे दूर ही रहो और मुझे कभी भी परेशान करने की कोशिश मत करो अंकल, मत करो। और ये कह के वो अंकल को देखता है और अंकल एकदम शॉक कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तुम्हें पेंचाओ से शादी करनी होगी। और वो खड़े हो जाते हैं और वांग जी को एक थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन तब तक वहाँ पे विंग उनका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पर तभी शिचान आ जाते हैं। और शिचान कहते हैं अंकल, मुझे पता ही था आप ऐसा ही कुछ करने वाले हो, जैसे ही मैंने घर पे सुना कि आप क्या हो विंग के पास, वैसे ही मैं यहाँ चला आया। मुझे पता था आप कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाले हो, और आप मेरे भाई को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। मेरा भाई अगर विंग के साथ रहना चाहता है तो वो विंग के ही साथ रहेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझे? और ये कह के वो अंकल को घूरता है और कहता है अंकल आप यहाँ से चल चलो, नहीं तो मैं आपके बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा और ये मत भूलिएगा ये बिजनेस मेरे मॉम डैड का है, इसमें आपका कोई हक नहीं, बस आपको संभालने के लिए दिया गया था और आपने जब तक संभाला है तब तक इस बिजनेस के बहुत फ़ायदे उठाए हैं। और ये कह के वो गुस्से में देखता है और अंकल अंकल एकदम शौक हो चुके थे और कहते हैं शिचान क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? तब शिचान कहते हैं हाँ अंकल, मैं आपके खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा भाई बहुत प्रेसियस है, और अगर आप मेरे भाई को ऐसे ही परेशान करते रहे तो मुझे आपके खिलाफ ज़रूर जाना पड़ेगा। और ये कह के वो देखते हैं घूर घूर के कुरैन को, और कुरैन को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। और इधर जो विंग और वांगजी थे वो दोनों वन चाओ को देखते हैं और विंग वन चाओ को फिर से धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ पे आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, मतलब वन चाओ को वहाँ से भगा दिया जाता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी मेरे अंकल ने तुमसे कहा मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझे? और तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो तो अभी टेंशन मत लो, समझे? सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मुझे सब कुछ धीरे धीरे मिल ही जाएगा, हमारी लाइफ पहले की तरीके हो जाएगी। तब वांग जी कहते नहीं भी मुझे पहले की लाइफ से मतलब नहीं है, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हम दोनों हर चीज़ को फेस कर लेंगे। और ये कह के वो स्माइल करता है और वांग जी की बातें सुन के विंग के भी फेस पे स्माइल आ गई थी और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब ऐसे ही उनके दिन बीतने लगे थे। हाँ, अभी भी नर्वसनेस ख़त्म नहीं हुई थी, वो दोनों अलग अलग रूम्स में रहते थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। शीशान भी मिलने आता था, नहा सिंह भी आता था, यहाँ तक विंग और वांग जी एक दूसरे के फ्रेंड्स को भी जान गए थे और सब कुछ जान रहे थे, फैमिलीज को भी जान रहे थे। और वांग जी और विंग एक दूसरे से अब थोड़ा सा चिपकने उपकने लगे थे, मतलब जैसे खाना बनाते हुए वांग जी को विंग आके पीछे से पकड़ लेता था, ये सब होता था। लेकिन अभी तक वो लोग एक रूम में नहीं आए थे। तब आज हमें दिखाया जाता है, आज विंग और वांग जी की एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे विंग की कंपनी ठीक हो चुकी है 6 महीने बाद, सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ, विंग पहले भी सही कर लेता सब कुछ, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचा था, पहले उसने किया नहीं, लेकिन अब सब कुछ वो ठीक कर चुका है। और वांग जी को जब पता चला कि विंग पहले ही सब कुछ ठीक कर देता तब वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ था विंग के ऊपर, लेकिन हाँ उसे अच्छा लगा कि चलो सब कुछ बेकार होने के बाद भी विंग उसके बारे में सोचता अब सब कुछ अच्छा है तो उनकी लाइफ में अच्छा अच्छा ही होगा।
ये सोच के वो माफ़ कर देता। और आज इनकी कॉन्फ्रेंस जैसे ही ख़त्म होती है वैसे विंग और वांगजी घर आते हैं। और आज विंग और वांगजी अपने अपने रूम में जा रहे थे, पर तभी विंग रुकता है और कहता है वांगजी सुनो मेरी बात। तब जो वांगजी था वो कहता है आखिर में कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि अभी जो बिजनेस है इसमें वांगजी भी हेल्प करता था विंग की। तब जो विंग था वो उसे पकड़ता है और अपने रूम में लेके जाता है और कहता है वांगजी अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, हम दोनों को अब एक साथ रहना चाहिए। और ये कह के वो वांगजी से परमिशन मांगता है। तब वांगजी अपना सर नोट कर देता है। ये देखने के बाद विंग की आंखों में एकदम चमक आ जाती है और वो वांगजी को किस करने लगता है। और ये किस उसे बहुत अच्छा लगा था। पहली बार वांगजी मतलब पहली या दूसरी बार होगा वांगजी को विंग ने किस किया। और ये देख के वांगजी की पूरी जो बॉडी थी वो कांप जाती है। और फिर जो विंग था वो धीरे धीरे वांगजी के नेक पे आता है और फिर धीरे धीरे वांगजी की टाई को, फिर कोट को, शर्ट को, पैंट को सब निकाल देता है। और फिर अपने भी टाई, शर्ट, कोट, पैंट सब कुछ निकाल देता है। और फिर सीधा वांगजी के ऊपर आ जाता है और कहता है वांगजी मैंने तुम्हें हर रात मिस किया है, मैं तुम्हें हर रात इमेजिन करता था। और ये सुन के वांगजी शॉक। तब जो विंग था वो उसका फेस दिखता है और कहता क्या हुआ वांगजी तुम इतने शॉक क्यों हो। तब जो वांगजी था वो एकदम नर्वस होकर अपनी आंखें बंद करके कहता है मैं भी यही इमेजिन करता था। तब जो वांगजी था उसकी बात सुन के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी जो वांगजी था वो कहता है एक मिनट विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ वांगजी तुम ठीक तो ना। तब जो विंग था उसके तरफ देखते हुए वांगजी कहता है मैं टॉप हूँ ना कि बॉटम। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है वांगजी तुम बॉटम हो मैं टॉप हूँ तो इसीलिए इसमें बहस मत करो। और ये बात तो तुम्हें भी पता है तुम ज़्यादा शर्माते हो समझे, तो मान जाओ मेरी बात। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं मैं टॉप हूँ। तब वहाँ विंग कहता ठीक है तुम्हें जो करना वो करो। और ये कह के वो पलट देता है और इधर वांगजी उसके ऊपर आ गई थी, लेकिन वांगजी तो कुछ करना आ ही नहीं रहा था। ये देख के जो विंग था वो कहता है देखा मैंने कहा था तुम बॉटम हो ना कि टॉप, तो मेरी बात मानो और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और मुझे डिस्टर्ब तो बिल्कुल मत करना विंग। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। और ये मतलब वांगजी कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के वो फिर से विंग उसे फ्लिप कर देता है नीचे की साइड और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी बॉडी में किस करने लगता है। और जो वांगजी था उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी विंग के हर एक मूवमेंट पर। और इधर जो वांगजी था वो बस विंग का नाम लिए जा रहा था और कह रहा था वांगजी विंग विंग। तभी जो वांगजी था उसे देखता है विंग और कहता है वांगजी तुम तैयार तो हो ना। तब वांगजी कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। और ये कह के जो विंग था वो उससे कनेक्ट हो जाता है। और इधर वांगजी की चीख तो निकलती है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और संभालने के बाद कहता है ओह माय गॉड। और ऐसे करते हुए वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। लेकिन हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों बिस्तर पे सोए हुए थे और एक दूसरे के बाहों में थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वांगजी और विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो लोग मॉर्निंग में उठते हैं और फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा सा और मतलब लवी डवी होते हैं और फिर वो दोनों तैयार होकर ऑफिस निकल जाते हैं। अब उनकी लाइफ ऐसे ही चलने लगी थी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और आज विंग और वांगजी की मॉम के और डैड के ग्रेवयार्ड पे जाते हैं और वहाँ पे फ्लावर्स जहाँ मतलब रखते हैं ग्रेव पर। और फिर उनके लिए अच्छा विश करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से हैं, आप दोनों भी खुश रहिएगा। और ये सब कह के वो दोनों उनकी ब्लेसिंग्स देते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग घर आते हैं और घर आने के बाद अब जो वांगजी की फैमिली थी वो भी सब कुछ ठीक हो जाता है। अंकल तो भाई बुरे थे, लेकिन अब अंकल को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी, क्योंकि अंकल ने बीच में भी बहुत सारे कांड करने की कोशिश की थी और जिसके बाद शिचान ने उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें धमकी दिया था। तब जो अंकल थे जब वो धमकी से नहीं माने तब शिचान ने उनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। उनके जो मतलब अलग से जो कंपनी थी उसमें सब डील्स जाना बंद हो गए, उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी। तब उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। फिर उन्होंने बहुत माफ़िया मांगी, कई दिनों तक वो माफ़ी मांगते रह गए। और तब जो शिचान थे और वांगजी थे उन दोनों ने उन्हें माफ़ किया और अब पूरी फैमिली एक साथ है। और यहाँ पर नेहा हुसैन भी है जो अपनी छोटी बेबी के साथ आया है और वो अपनी बेबी को विंग और वांगजी को दे दिया, भाई तुम संभालो मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरी वाइफ मॉडल है और मुझे भी हमेशा बाहर रहना पड़ता है। मुझे ट्रैकिंग मतलब जो नेहा हुसैन था वो बिजनेस में था लेकिन उसे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था, तो वो हमेशा ट्रैकिंग पे निकल जाता था। उसकी वाइफ जो थी वो मॉडल थी तो अलग अलग जगह घूमती रहती थी, इसलिए जो उसकी बेबी था मतलब
बेबी गर्ल थी उसको विंग और वांगजी को दे दिया था, तुम दोनों संभालो। और विंग और वांगजी उस बेबी गर्ल के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। मतलब जो नहा सेंग था उसके और उसकी वाइफ के साथ तो बेबी गर्ल मुश्किल से 15 दिन रहती होगी साल भर में, और इन दोनों के साथ ही पूरी टाइम रहती थी, इसीलिए वो दोनों को डैड बुलाती थी। और विंग और वांगजी भी बहुत खुश थे, और उस बेबी गर्ल के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो लोग अच्छे से रहते थे। और यहाँ पर विंग और वांगजी भी प्लान कर रहे थे एक बेबी को अडॉप्ट करने के लिए, और ऐसे ही इनकी लाइफ चलती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और बताना ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है, और कमेंट कर देना, जैसे मैं आगे मोटिवेट होकर और भी वॉक्शन स्टोरी ले आऊँ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। और हाँ, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, हाइप मार देना, ठीक है ना। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।